नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा आज पार्टी की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रम को देगी जानकारी। उधर कांग्रेस की डोर टू डोर कैंपेनिंग भी जारी। दिल्ली चुनाव में झुग्गी बस्तियों पर भाजपा का फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का अभिषेक कर करेंगे महाआरती। अमेरिका ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र को दिया बड़ा झटका। बाइडेन प्रशासन ने लगाए नए प्रतिबंध। वैश्विक बाजार में हो सकता है प्रभावित। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग ने धारण किया भयानक रूप। अब तक 11 लोगों की मौत, हजारों लोग विस्थापित, 10,000 घर हुए खाक। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। ये सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें दिल्ली के 3,000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनसे पार्टी की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएं कि भाजपा ने झुग्गियों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जून 2024 में झुग्गी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 1000 बूथों पर 253 विस्तारक बनाए गए थे, जिनमें 53 महिला विस्तारक भी शामिल हैं। इन विस्तारकों को हर 3 बूथ पर जिम्मेदारी दी गई, ताकि झुग्गियों में स्थानीय मुद्दों को समझा और उनको हल किया जा सके। दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं। झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं की दिल्ली चुनाव में बड़ी भूमिका रहती है। दिल्ली विधानसभा को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से सियासत तेज हो गई। सभी पार्टियों के नेता जन समर्थन जुटाने की जुगत में लग गए हैं। दिल्ली चुनाव में नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और बीजेपी के बीच लड़ाई में कांग्रेस भी मजबूती से हाथ आजमा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपने एक बयान में यहां तक कह दिया कि दिल्ली में आगामी चुनाव का मुकाबला सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, जैसे कि केजरीवाल दावा कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से आज दोपहर में दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रम की जानकारी देंगे। उधर नई दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का डोर टू डोर कैंपेन जारी है। वो पंडारा मार्केट और जोर बाग में लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल सम्मान मार्च में हिस्सा लिया। अपने सम्मान से आहत पूर्वांचली लोग अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की, जिसमें काफी संख्या में महिला और युवा दिखे। विरोध प्रदर्शनकारियों से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। ये आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये आवास है और उनके आवास के बाहर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, जिस तरीके से आम जनता जिस तरीके से फर्जी वोटर के मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, कार्यकर्ता हैं जिनको उठाकर पुलिस ले जा रही है, वो मानने को तैयार नहीं हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो अपमान है ये पूर्वांचल समाज का अपमान है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमारा अपमान हुआ है और जिस अपमान की वजह से एक तरीके से देख सकते हैं कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक जो बड़ा जो हुजूम है, जिसमें कि युवा हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस उग्र प्रदर्शन में शरीक हो रही है। केजरीवाल जी चाहे कितना भी जुर्म कर ले, वो पानी की बौछार चलवाए या हमें अरेस्ट करवाए, लेकिन पूर्वांचल के लोगों ने ठाना है कि लिट्टी चोखा खाना है और केजरीवाल को भगाना है। क्या कहेंगे जो सर्दी में एक तरीके से पानी का बौछार हुआ है?
देखिए ऐसा है, केजरीवाल जी हमेशा से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। आज उन्होंने हमारे बिहार और यूपी से आने वाले लोगों को फर्जी कहा। मैं सबसे बड़ा फर्जी तो उन्हें बोलती हूँ क्योंकि वो खुद भी दिल्ली के नहीं है, वो हरियाणा से आते हैं। महिलाओं का अपमान तो ये सरकार शुरू से कर रही है, उनसे झूठे वादे करके। अब आप देखिए, इसी सरकार ने आज महिलाओं को एक वोट का पात्र बना रखा है कि महिलाओं का वोट मिलेगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। 3 महीने 4 महीने पहले 1000 रुपए का वादा किया था महिलाओं से लोकसभा चुनाव में, कहाँ है? जो एक महिला मुख्यमंत्री है उसको अस्थायी बता रहे हैं, और जो स्वाति मालीवाल है उनके साथ भी मारपीट हुई है। तो ये नहीं लगता है कि ये महिला विरोधी सरकार है? महिला विरोधी, देखिए आप कितना बड़ा एग्जाम्पल है, ये कितना बड़ा उदाहरण है। केजरीवाल की करीबी कही जाने वाली स्वाति मालीवाल के साथ ही उनकी करीबी कही जाने वाली राज्यसभा सांसद, उनके घर में, उनके निजी घर के, उनके नाक के नीचे उससे बदसलूकी हुई है। तो कितना बड़ा उदाहरण है ये महिला सम्मान का। जो सरकार अपनी राज्यसभा सांसद को सेफ नहीं रख पा रही, वो दिल्ली की आम महिलाओं को क्या सेफ रखेंगी? विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर अपनी ताकत का, पूर्वांचल मोर्चा ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। कैमरामैन मोहित के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस पर एक वीडियो भी साझा किया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या धाम में भक्ति पथ, राम पथ और धर्म पथ से होते हुए आप पहुंचते हैं श्री रामलला विराजमान के मुख्य मंदिर तक, जहां 5 वर्ष के राघव भक्तों को ये अद्भुत दर्शन देते हैं। और ये दर्शन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर और भी आकर्षक और अद्भुत से समान प्रतीत होते हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह के साक्षी बन रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्र।
अयोध्या में जब आप आते हैं तो धर्म पथ पर आते हैं, धर्म पथ के बाद राम पथ और राम के पथ के बाद ये भक्ति पथ, यानी ये धर्म पथ, राम पथ और भक्ति पथ की जो त्रिवेणी है वो प्रतिष्ठा द्वादशी पर आकर्षित कर रही है देश और दुनिया से तमाम लोगों को। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आपने दर्शन किए अभी तक? हाँ, दर्शन किया। कैसा लगा? पहली बार आया? पहली बार, बहुत बढ़िया लगा। और सुविधाओं की अगर हम बात करें तो कैसा लगा? सुविधा बहुत बढ़िया सुविधा, एकदम बहुत आनंद आया, अच्छे से घुमा, चारों तरफ से बहुत व्यवस्था अच्छा है यहाँ का। माता जी आप बताएं। जय श्री राम, बहुत बढ़िया लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप कहाँ से आए? राजस्थान से। तो राजस्थान से, आसाम से, यहाँ तक कि हमने बात की कुछ लोग अमेरिका और पोलैंड से भी यहाँ पर आए हैं। तो आप भैया कहाँ से हैं? गाजियाबाद से आया हूँ सर। गाजियाबाद से आए। तो कैसा लगा? राम जी के दर्शन हुए? बढ़िया हुआ जी। कितना समय लगा लाइन में लग के जाने के बाद भगवान तक पहुँचने में? काफी टाइम नहीं लगा सर। कितना? फिर भी आधे घंटे? आधा घंटा। तो व्यवस्थाएं इतनी जबरदस्त हैं कि 5 लाख लोगों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है और कम से कम आपको 30 से 40 मिनट का वक्त लगेगा भीड़ में, जब आप आज के समय में दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा है, व्यवस्था बना है, बहुत अच्छा है, मोहन प्राण भर गया हमारा। तो जो कलकत्ता की देवी मैया है वो प्रसन्न है आपके हृदय में जो बैठी है? बहुत बहुत अच्छा। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बिल्कुल सही कहा आपने। और रघुपति राघव राजा राम, और कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान दर्शन दे रहे हैं वो रघुपति नहीं है, वो केवल राघव हैं और सीताराम वो बाद में बनेंगे। केवल राघव इस वक्त दर्शन देंगे और 5 वर्ष के रामलला बाल स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन देंगे। और ये परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है और आज प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर ये उल्लास और भी कई गुना बढ़ गया है। कैमरामैन सुसमन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, श्री अयोध्या धाम। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ समारोह पर भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं कि रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं। हमें इतनी खुशी हो रही है, मतलब जो ख्वाब था वो हमारा पूरा हो गया। योगी जी ने हम लोगों को ख्वाब पूरा कर दिया। बस ये हम लोग की किस्मत, हमारा भाग्य जो आज हम यहाँ पे पधारे हैं। भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भगवान जी के, और शब्द ही नहीं है कि क्या इनके लिए क्या कहें, शब्द ही नहीं बचे। मांगना था भगवान ने, समझो जैसे अपने द्वार पे बुला के सब उन्होंने सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी कर दी। हमारे भाग खुल गए हैं, यहाँ आगे हरियाणा से आए हैं हम, तो योगी जी ने इतना अच्छा यहाँ किया हुआ है सब कुछ, तो मन इतना अहोभाग्य है हमारे जो हम आज राम के दर्शन के लिए आए हैं। इतने मन को उत्साह है, इतना खुशी है। योगी और मोदी जी की कृपा से ये हुआ है। वो रामदूत हैं, उन्होंने रामलला त्रिपाल में थे, उन्होंने उनके लिए भव्य मंदिर बनाया। हम उनके बहुत आभारी हैं। वो रामदूत हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे पास शब्द नहीं है, हम कैसे अपने भाव बताएं आपको। रामलला को दर्शन करने को आए हैं, बहुत अच्छा हमारा भगवान का अनुग्रह हुआ है, बहुत अच्छा लगा। ये मम्मी को 78 ईयर्स है, इसलिए उनको लेके आए हैं। उनका जब प्रतिष्ठापना हुआ था तभी आने वाले थे वो, तभी हमें आने नहीं हुआ। तो मोदी जी ने कहा था कि सब अपने अपने घर पे दिवाली मनाओ। आज सबसे बड़ा दिवाली आज मना रहे हैं हम, तभी भी मनाया था घर पे, लेकिन आज रामलला के पास आके मना रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है हमको। और जो ये प्राण प्रतिष्ठा का एक वर्ष है, इसी पर बात करने के लिए लगातार सुबह से हमारे साथ अयोध्या भूमि से अजय मिश्र जुड़े हुए हैं। अजय, लगातार आप हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और ये कहा जाता है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना, यानी कि जब हम उन्होंने पुत्र जन्म की बात सुनी तो आपका मन प्रफुल्लित आनंदित हो उठता है। और यही वहाँ पर तमाम दर्शनार्थियों का कहना है कि अहो भाग्य कि इस जन्म में राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। जी बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। ब्रह्मानंद समाना, दशरथ का ब्रह्मानंद समाना, जो ब्रह्मानंद जो स्वयं आनंद स्वरूप है भगवान श्री राम, उनके आज प्राकट्य उत्सव प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, कूर्म द्वादशी का दिन है। आज ही के दिन आपको बताएं आंचल की भगवान श्रीमन नारायण ने कूर्म के रूप में अवतार लिया था और अगर भगवान चाहे तो वो मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को
बीच समुद्र में डूबने से बचा सकते हैं और कूर्म के रूप में अपनी पीठ पर उन्होंने आज ही धारण किया था। तो एक अवतार हुआ था कूर्म अवतार आज ही के दिन, और आज ही के शुभ दिन 22 जनवरी 2024 को राष्ट्र ने देखा इस नव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होते हुए अपने ही राघव को, जो कई वर्षों से प्रतीक्षा थे। प्रधानमंत्री ने अभी अभी उन वीडियो के कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। ये बिल्कुल अयोध्या की ही महिमा है, ये अयोध्या का ही का आकर्षण है कि जो साकेत धाम में परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी गोद में लेते हैं, वो अयोध्या में आकर के अयोध्या वासियों की गोद में खेलने के लिए सुलभ हो जाते हैं। जो हम मनुष्यों के लिए परब्रह्म परमात्मा साकेत धाम में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल बाल रूप में सुलभ हो जाते हैं और लाखों लाख भक्तों को लगातार दर्शन दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के 6 महीने तक के जो आंकड़े जारी किए गए हैं आंचल, उसके हिसाब से 22 करोड़ लोगों ने अक्टूबर 2024 तक श्री राम लला के दर्शन किए थे। उसके बाद के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आप समझें कि अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। अगले 10 सालों में 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, तमाम कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। क्यों न हो, क्योंकि ये अयोध्या मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी है। सरयू इस ब्रह्मांड की प्रथम सरिता है जो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई है, जिनको नेत्रजा कहा जाता है, वाशिष्ठी कहा जाता है। भगीरथ गंगा को लेकर के आए और सरयू जिसका दूसरा नाम राम गंगा है, वो उनके गुरु वशिष्ठ लेकर के आए और भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुई मां सरयू को ब्रह्मद्रव स्वरूपा कहा जाता है। तो मां सरयू का तट और ये पवित्र भगवान श्री राम का ये मंदिर प्रतिष्ठा द्वादशी का ये अद्भुत पर्व, मुझे लगता है कि शोर इतना ज्यादा है। ब्रह्मानंद की बात आप कर रही थी, हर घर में हर हृदय में राम है और वही राम आनंद के रूप में इस वक्त उत्साह के रूप में हिलोरे ले रहे हैं। बिल्कुल, और राम नाम की महिमा तो हम जानते ही हैं कि अगर पत्थर पर भी राम लिखा हो तो वो पानी में नहीं डूबता। और ऐसे में जहाँ पर आप इस अलौकिक नगरी और इस भव्य धरती पर मौजूद हैं, यही आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कई तरह के मंत्र जाप की बात की जा रही है, अभी अभिजीत मुहूर्त है उसका जिक्र भी हमने आपकी रिपोर्ट में देखा। हम चाहते हैं कि अध्यात्म के इस पूरे अध्याय को आप अपनी वाणी से बताइए कि आखिरकार ये मुहूर्त इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है आज के लिए और भक्त गणों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये दिन। देखिए आंचल, जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और 12:20 का समय था 22 जनवरी 2024 को जब अभिजीत मुहूर्त था। और ठीक उसी वक्त प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अवलोकन संपूर्ण विश्व ने प्रसार भारती के माध्यम से किया और आज भी हम वही प्रयास करेंगे कि 12 बजे के बाद जैसे ये महाआरती का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों, उससे पहले वो महाभिषेकम करेंगे। तो ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि श्लोक गान किया जाएगा और भगवान शंकर स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि अयोध्याच परब्रह्म सरयू सगुण प्रमाण तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम में हम। हे पार्वती, मैं सत्य सत्य, 2 बार सत्य का प्रयोग किया भगवान शिव ने कि मैं सत्य सत्य कहता हूं कि ये अयोध्या जो है वो स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है। जो मनु महाराज थे, जब उन्होंने पहली बार जब वो यहाँ के राजा बने तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी राजधानी कहाँ बनाऊं, तो वैकुंठ से ही अपने हृदय को भगवान ने अयोध्या के रूप में यहाँ पे प्रतिस्थापित किया। ये जो सरयू बह रही है पार्वती, वो ब्रह्मद्रव स्वरूपा है, स्वयं नारायण ही अपने नेत्रों से यहाँ पर नदी के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। और यहाँ पर जो भी अयोध्या वासी हैं वो सब जगन्नाथ के स्वरूप हैं, ये भगवान शिव कहते हैं। तो आप समझ लें कि शरीर से भले ही यहाँ पर लाखों लोग अयोध्या में इस वक्त वास कर रहे हों, लेकिन अगर आप स्टूडियो में बैठे हुए मन से भी अयोध्या पहुंच गई हैं तो आप भी अयोध्या वासी हैं और वही फल, वही पुण्य फल आपको भी इस वक्त प्राप्त हो रहा है। यही भगवान नाम की महिमा है जो भगवान श्री राम को अपने जिह्वा पर बैठा करके और लगातार सीताराम की जो नाम धुन से जो झूला झुला रही है यहाँ पर लोगों की जिह्वा, वो अपने आप में एक आनंद का विषय है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये प्रभु की माया है, ये प्रभु की ही कृपा है, ये भगवान राम की कृपा है कि हम आज यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है, लोगों को पता भी नहीं था, बहुत सारे लोगों को, कि आज प्रतिष्ठा द्वादशी है, क्योंकि सब लोग तो 22 जनवरी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक बहुत ही दिव्य अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है कि ये अनुभव धीरे धीरे और अपने चरम पर होगा। 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अंगद टीले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, ऐसा कार्यक्रम बताया जा रहा है। आपकी वाणी से हम ये श्रवण कर रहे हैं,
सुबह से लेकर हम भी कई बार राम नाम जप चुके, और आपको 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं, हम अंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ताकि वो भी घर बैठे, अगर घर में है, हम स्टूडियो में हैं, हम भी यहाँ से वो देख पाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दर्शनार्थी राम भक्त जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं, और ये भवन के अंदर की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि अजय भी बता रहे थे कि आज अवधि बधाई गीत गाए जाएंगे, बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया, यानी किस तरह से आज जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय किया गया उससे पहले सोहर गाए जा रहे हैं और किस तरह से राग की सेवा की जाएगी ये आप देख सकते हैं। इस बात का प्रतीक है कि इनके हृदय के भीतर श्री राम किस तरह से प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री राम के आचरण भी हमने अपने जीवन में उतारने हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव से आता है। भक्ति और समर्पण ये 2 ऐसे सूत्र हैं जो हमें राम से ही नहीं जोड़ते हैं, रामत्व से जोड़ते हैं। राम एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसे जीवन में उतारा जाता है, जिया जाता है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ श्री अयोध्यापुरी आज उल्लसित और उमंगित होके मानो नृत्य कर रही है। उसका आह्लाद त्रेता के उस युग को जीवंत कर रहा है जब परमात्मा प्रभु श्री राम वापस आए होंगे और विराजमान हुए होंगे अपने भवन में। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहीं नगर नारे नर वृंद। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहर नगर परम रुचि चाई। बस यही भाव अयोध्या में आप देखिए, ये पट खुल गए हैं और एक बार जयकारों का शोर आप तक पहुंचता हुआ, क्योंकि अब जो थोड़ी देर के लिए पूजन अर्चन के लिए गर्भगृह में पुजारी कर रहे थे। अजय, हम अपने दर्शकों को जो श्री राम लला विराजमान हैं उनके द्वार के पट खुल चुके हैं, नेत्रों से अपने आप अश्रु बह रहे हैं लोगों के, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के इस 1 साल के मुख्य साक्षी बने हैं वो। और जब हम बात करते हैं बधाई गीत, उन तमाम राग सेवा की, वो उसके साक्षी बने हैं। हम यहाँ तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं अलौकिक विहंगम दृश्य जिसकी छटा हम सदियों तक अपने इन नेत्रों में कैद करके रख सकते हैं। आंचल, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। भगवान श्री राम और माता सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में सभी को पता है और सभी लोग इस पर प्रश्न भी उठाते हैं, लेकिन जब भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली तो स्वयं अग्नि देवता ने ये प्रमाणित किया है कि माँ सीता की साड़ी का एक सूत भी जल नहीं पाया था, और वो वहाँ पर बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में थी, क्योंकि वो परब्रह्म स्वरूपा ही है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त भगवान श्री राम ने श्री सूक्तम का पाठ किया था, जो 15 श्लोकों का श्री सूक्त है, माँ सीता की याद में ही किया था उनको अग्नि में प्रवेश कराते समय, और उसी श्री सूक्त का पाठ यहाँ पर भगवान के सामने किया जाएगा। जिन रागों की बात आप कर रही हैं, अगर मैं आपको बता पाऊँ तो लखनऊ की सपना गोयल 2800 महिलाओं के साथ मंदिर परिसर में सुंदरकांड का पाठ करेंगी। गोरखपुर से 50 महिलाओं की टीम लगातार 3 दिनों तक भगवान को अपनी भक्ति समर्पित करेंगी। भोपाल से 100 युवकों की टोली आई है जो अपने बड़े बड़े वाद्य यंत्रों के साथ देवकाली, सुग्रीव किला, यहाँ के रामपथ, तुलसी उद्यान पर अपने वाद्य यंत्रों के जरिए प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। श्रीमती उषा मंगेशकर, मयूरेश पाई, साहित्य नाहर, सुभाष नाहर सितार और वायलिन और गायन के जरिए भगवान की राग सेवा करेंगे। राकेश चौरसिया बांसुरी पर भगवान को राग की सेवा करते हुए दिखाई देंगे। श्रीमती सुगना नारायण कथक नृत्यांगना जो है वो प्रस्तुति करेंगी, और भगवान राम के सामने शास्त्रीय गायन किया जाएगा। तो ये जो राग सेवा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और भगवान अवधि में, क्योंकि अयोध्या के वासी बहुत प्रिय हैं उनको, तो अवध धाम में अवधि भाषा में वो अपने जन्म के जब सोहर सुनेंगे, अपनी बधाई गीत सुनेंगे, तो उनको अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। और भगवान भक्तों से आनंद लेते हैं, भक्त भगवान से आनंद लेते हैं। यही परस्पर संबंध परमात्मा और जीवात्मा का है, जो कि आज प्रतिष्ठा द्वादशी जैसे पर्वों पर और ज्यादा उल्लसित हो जाता है और विभिन्न भाव में
लोगों को किसी के आंसू के रूप में, किसी की प्रसन्नता के रूप में, किसी के जय घोष के रूप में सभी के समक्ष आता है आंचल। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि जब हम अपने ईष्ट को चुनते हैं तो ऐसे में परमात्मा भी कहीं ना कहीं अपने भक्तजनों को चुनते हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और श्री रामलला विराजमान की जो अभी तस्वीर हमने दिखाई, जिसके पट खुलने के बाद, तो यकीनन ये अपने आप में आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से और आध्यात्मिक सुख के लिए एक बहुत ही हम मान सकते हैं सुखद क्षण है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम आध्यात्मिक जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लगातार आपसे आगे भी हम अयोध्या से जुड़ते रहेंगे और इसी का श्रवण करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहाँ पर जो पट है वो खोल दिए गए हैं। अभी भगवान श्री राम लला जो कि विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो गया है और कुछ ही देर में राग सेवा की जाएगी। उनके सोहर, उनके जन्म से जुड़े तमाम गीत वहाँ गाए जाएंगे और अभिजीत मुहूर्त में ये सब होगा। इस सब के साक्षी आप भी डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से बनेंगे। लेकिन फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और मौका महाकुंभ का हो तो संस्कृति कर्मी भी अपने राग को छेड़ते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज की कैसी मशहूर गायिका हैं तृप्ति शाक्या, जो अपने अंदाज में श्रद्धालुओं को कुंभ नहाने के लिए बुला रही हैं। प्रयागराज में हमारे सहयोगी राजेश राज ने तृप्ति शाक्या के साथ सांस और आवाज में हिस्सा लिया। आइए श्रवण करते हैं तृप्ति शाक्या का। अमर सरस रस पाने चलिए धनी हो, अमर सरस रस पाने चलिए। ए जी सुनिए संगम वे बिहाने चलिए, कुंभ मेलवा में किसी भी बहाने चलिए। मशहूर गायिका हैं तृप्ति शाक्या, जो प्रयागराज से ही आती हैं। इनकी जन्मभूमि प्रयागराज है, जो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। अपना जीवन सफल तुम बनाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो। कौन से ऐसे गाने हैं जो आपकी जब प्रस्तुति होगी महाकुंभ में? भजनों की तो एक लंबी श्रृंखला है मेरे पास, और चाहे वो प्रभु श्री राम के भजन हो, चाहे कृष्ण भगवान के भजन हो, चाहे माता रानी के भजन हो, और चाहे गंगा माँ या महाकुंभ से संबंधित गीत हो। पावन महाकुंभ का अवसर पुनः प्रयाग में आया है, चलो प्रयाग चले सब मिलकर, तीर्थराज ने बुलाया है। मैं चाहूंगा कि कोई दूसरा गीत हमारे दर्शकों के लिए आप। जी हाँ, जरूर। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। गानों की ये जो लड़ियां हैं, वाकई आपकी जो सुरमई आवाज़ है इसमें थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दो गीत ऐसे जो बिल्कुल नए हों और यूनिक हों, वो हमारे दर्शकों के लिए आप जरूर सुनाना चाहें। कुंभ पर्व स्नान करो, जयकार करो गंगा की, नदियाँ
पावन कर दे, बोलो जय प्रयाग राजा की। कुंभ पर्व स्नान करो, जयकार करो गंगा की। नदियाँ पावन कर दे, बोलो जय प्रयाग राजा की। संगम तट पर भीड़ लगी है, संत समागम होता। जिसने कुंभ स्नान किया, उसने ही पुण्य फल पाया रे पाया। कुंभ का मेला आया रे, महाकुंभ का मेला आया। प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का मेला आया। कुंभ का मेला आया रे भक्तों, कुंभ का मेला आया। प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का मेला आया। बहुत खूब, बहुत खूब। और वहीं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के महाकुंभ पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कथावाचक हिमांगी सखी ने निशाना साधा। हिमांगी सखी ने चंद्रशेखर से प्रयागराज आकर माफी मांगने के लिए कहा। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा था कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। कुंभ में स्नान करने आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पापी है, मगर आप महाअपराधी है, इसीलिए आप इस तरह की बात का वर्णन कर रहे हैं। उनको पूर्णतः अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और इसी प्रयागराज की भूमि पे आके चरणों में गिर के क्षमा याचना करनी चाहिए माँ गंगा से। और प्रयागराज की जो रज है उस पे माथा टेक के क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ये अपराध कर दिया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर पोलैंड के 7 साल के बच्चे भेविन गोस्वामी ने एक बेहद सुंदर गाना गाया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भेविन ने मेरे घर राम आए हैं गाना गाया और उनकी आवाज़ ने हर किसी के दिल को छू लिया। इस छोटे बच्चे से गाना सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हुए और उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे। आप भी सुनिए भेविन की आवाज़ में सुंदर गीत। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन सत्र की शुरुआत की। पूरे देश के 3000 से अधिक युवाओं ने इसमें भाग लिया, जिन्हें 30 लाख से अधिक प्रतिभागियों के कठोर चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया। कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी मौजूद रहीं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित बनाने की कड़ी में युवाओं का अहम योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश बदल रहा है और नए भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, सदियों के बाद हम फिर से भारत माता को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करने जा रहे हैं। मुझे देश के युवाओं पर विश्वास है। देश के युवाओं को साथ में लेके उसका विजन का, युवाओं का विजन का विकसित भारत बनाना है और इसलिए युवा और महिलाओं की भागीदारी विकसित भारत में सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत यंग डायलॉग की हमें प्रेरणा दी। केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे के उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडैक का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने पुणे विश्वविद्यालय स्थित सीडैक सेंटर में बायोमेट्रिक सर्वे के स्टॉल का निरीक्षण करने के दौरान कई जरूरी जानकारियां ली। इस दौरान उनके संग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े अधिकारी और सीडैक के अधिकारी मौजूद रहे। बिहार लोक सेवा आयोग ने जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा। नोटिस के अनुसार प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत कुमार पांडे ने आयोग पर पिछले दिनों बगैर प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। बीपीएससी के वकील संजय सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर से आरोप के आधार की मांग की गई। आरोप का आधार नहीं देने और बताने पर उनके विरुद्ध आईटी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। दरअसल जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल और शिक्षा माफिया एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर बीपीएससी की ओर से कानूनी नोटिस भेजा गया। खबर असम से, जहां के दीमा हसाओं में हुए कोयला खदान हादसे में एक और मजदूर का मृत शरीर बरामद हुआ है। व्यक्ति की पहचान 27 वर्षीय लाइजन मगर के रूप में हुई। खदान की वैधता को लेकर शुक्रवार को सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने स्पष्टीकरण देते हुए साफ बताया कि कोयला खदान वैध है, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ कोई काम नहीं चल रहा था। आपको बता दें कि बीते सोमवार को इस कोयला खदान में अचानक पानी भरने के बाद करीब 9 मजदूर फंसे। हादसे में अभी तक 2 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं समुद्री गोताखोर और एनडीआरएफ अभी बाकी मजदूर की तलाश में जुटी है। दिल्ली में भीषण ठंड और कोहरे के बीच सेना के जवान गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह के लिए इंडिया गेट पर नियमित अभ्यास कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से जवान दिल्ली में इकट्ठा होकर परेड का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की शानदार प्रस्तुति पेश कर सकें। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां महीनों पहले शुरू की जाती हैं और ये अभ्यास भी इसी का एक हिस्सा है। गणतंत्र दिवस समारोह में जवानों के बीच सामंजस्य दर्शाता हुआ परेड एक शानदार दृश्य होता है। लाल किले के प्रांगण में आयोजित समारोह में के गौरवमयी दृश्य को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और ठंड की चपेट में है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन बारिश होने की भी संभावना है। उसके बाद ठंड बढ़ सकती है। आज सुबह पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों में घना कोहरा छाया रहेगा। घने कोहरे के बीच प्रयागराज में संगम घाट पर श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। इसके अलावा उड़ीसा में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज रात और सुबह के समय घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और कुछ स्थानों में रविवार और सोमवार को घने कोहरे की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बेघर लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही घने कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब में आज विजिबिलिटी काफ़ी कम दर्ज की गई, जिसका सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी की वजह से पिछले सप्ताह से ही लगातार रेल और हवाई सेवाओं में देरी देखी जा सकती है। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने दिल्ली में एनसीसी के
सी ग्रुप मुख्यालय में आइडिया एंड इनोवेशन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान के उपाय और मार्गदर्शन के लिए कैडेट्स ने एक प्रदर्शनी लगाई। यहाँ एक से एक बढ़कर नवाचार देखने को मिले। कैसे आइडिया और इनोवेशन यहाँ देखने को मिले, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी में पहली बार आइडिया और इनोवेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किस तरह की है ये प्रदर्शनी, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। सर, किस तरह की ये प्रदर्शनी लगाई है? तो ये आइडिया इनोवेशन कैंप अभी यहाँ चल रहा है। तो पिछले 1 साल से हम कैडेट्स को आइडिया, इनोवेशन और स्टार्टअप के बारे में जानकारी दे रहे थे और उसके अंदर से तकरीबन 250 से ज़्यादा कैडेट्स के जो आइडियाज़ इनोवेशन स्टेट डायरेक्टरेट के अंदर कंपटीशन हुआ है और उसमें से तकरीबन 50 आइडिया इनोवेशंस इधर आए हैं। यहाँ पे हमारे पास ज्यूरी है, पैनल है जो इनको जज करेंगे और हम भी इनको सपोर्ट करेंगे जो कि आइडिया इनोवेशन इस लायक है और आगे लेके जा सकते। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत कुछ यहाँ इनोवेशन देखा जा सकता है। गुजरात से कैडेट आए हैं। हम लोग यहाँ पर सोलर बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लेके आए जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हम लोग आरओ प्लांट की तरह कहीं पे वेस्ट आउटलेट ना जाए या वेस्ट पानी ना जाए उसकी सुविधा दी है। जेस्चर्स को डायरेक्टली टेक्स्ट और स्पीच में कन्वर्ट कर देता है इन द रियल टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म द जेस्चर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट एंड स्पीच इन द रियल टाइम। ये जो होम लेवल पे डस्टबिन बनाए हैं, इसमें वॉइस कमांड देके हम अपना वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट सेग्रीगेट कर सकते हैं। और कम्युनिटी लेवल पे मैंने एक RFID स्कैनर लगाया है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो पॉलीथीन्स में वेट और ड्राई वेस्ट होगा उसमें RFID टैग्स लगे होंगे जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए कोडेड होगा। तो जब वो इस स्कैनर पे प्लेस होगा तो वो अपने आप सेग्रीगेट होके बिन्स में चला जाएगा। दिल्ली निदेशालय की तक्षशिला शर्मा भी कुछ नया आइडिया लेकर आई हैं। मैं लेकर आई हूँ ग्रीन इकोटेक बैटरी, जो कि जो ट्रेडिशनल एसिड बेस्ड बैटरीज एग्जिस्ट करती हैं उनकी सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट है। इसके अंदर मैंने कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा है और जो एफिशिएंसी है मेरी बैटरी की वो बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ एसिड बेस्ड बैटरी। AH रेटिंग ऑफ माई बैटरी जो है दैट्स 50 AH एम्पेयर पर आवर और आप देख सकते हैं दिस ऑल एप्लीकेशंस आर वर्किंग। इस बैटरी को मैंने बड़े अप्लायंसेस जैसे ई-रिक्शा पे भी टेस्ट करके देखा है और इजीली ई-रिक्शा उतने ही वोल्टेज के साथ आराम से वर्क कर पा रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक आइडिया और इनोवेशन देखे जा सकते हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन और आइडिया के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में राजस्थानी संस्कृति के रंग देखने को मिलते हैं। इस बार उत्सव में 10 से 12 जनवरी तक ये आयोजन किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में होगी ऊंट से संबंधित प्रतियोगिताएं। बीकानेर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुए ऊंट उत्सव की शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ हुई। हेरिटेज वॉक लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू हुआ। यहाँ लोक कलाकार पवन व्यास द्वारा 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी बीकानेर पहुंची। साथ ही नगाड़ा, मश्क, चंग और बांसुरी वादन एवं भजन गायन की प्रस्तुतियां भी दी गयीं। वहीं देशी और विदेशी सैलानी मथेरण, बंधेज, पोट्री, सुनहरी कलम और साफा बांधने की कला से रूबरू हुए। इस दौरान लोक कलाकार रौबीले और सजे धजे ऊंट भी साथ रहे। Colors and music. I was very surprised. Colors, music and people. They smile. Everyone smile. उत्सव के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोक संगीत और नृत्य ने समा बांध दिया। साथ ही राजस्थानी हस्तशिल्प की प्रदर्शनी ने भी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। हेरिटेज वॉक का बहुत अच्छा अनुभव था। जो हमारी पुराने शहर की जो धरोहर है उसको हम सब ने देखा। यहाँ के जो culinary स्किल्स हैं वो कैसे बनते हैं वो चीज़ें भी हमने देखी और लोगों को इससे जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में ऊंटों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। उत्सव के तीसरे दिन के सभी कार्यक्रम रायसर में होंगे। विश्व प्रसिद्ध पतंगबाज असगर खान जोधपुर द्वारा रायसर में पतंगों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और अलग अलग प्रकार की देशी विदेशी पतंगें उड़ाने का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहेगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के लोक कलाकारों द्वारा तीसरे दिन संध्या कार्यक्रम में प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।
बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बीकानेर शहर में ये एक अनूठा जो हेरिटेज वॉक करवाया गया है और आगे भी हमें उम्मीद है कि हेरिटेज सेल के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज़ और कराई जाएंगी जिससे बीकानेर जो 1000 हवेलियों का शहर है उसमें हम ये गतिविधियाँ और देखेंगे। देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये उत्सव बीकानेर की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को भी दर्शाता है। पिछले 33 वर्षों से चल रहे ऊंट उत्सव का आगाज आज यहाँ हेरिटेज वॉक के साथ हुआ। इस हेरिटेज वॉक में जहाँ लोगों ने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से लेकर के रामपुरिया हवेली तक, जिसमें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित यहाँ के गणमान्य नेतागण और अधिकारीगण साथ रहे, लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया यहाँ की विरासत का, यहाँ के अंदाज का, बीकानेर के अलमस्त शहर का और यहाँ की धमा चौकड़ी का। साथ ही यहाँ पर आए टूरिस्ट जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, उन्होंने भी बीकानेर के अलमस्त अंदाज को देखा। मैं बीकानेर में डीडी न्यूज़ से मुदिता पोपली। और अब पेश है हमारे खास कार्यक्रम नवचेतना।